Hello, my dear students. Welcome to Subka Topper. In continuation of our final revision series, today we are going to cover chapter metals and non-metals of class 10th science. And basically, this is the chapter from chemistry. So, let's start. और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स है। इसमें जो डिलीटेड पोर्शन जो हम लोगों का ये इस बार पोर्ट के परस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट नहीं होगा पार्ट इसका, है ना, वो मेटलर्जी वाला पार्ट है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे। बट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, है ना। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कहा जाता है कि सबसे बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के पार्ट की क्या बात होती है भाई, जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, अवेलेबल एलिमेंट्स जो भी हमारे नेचर में हैं अभी, है ना, उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, है ना। यही यहाँ पर कंसेप्ट की बात हो रही है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बाय पार्ट हम लोग इस तरह से करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल है ना। लेकिन क्या है कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना। एंड दोज एलिमेंट्स आर नोन एज मेटलॉइड्स, है ना। जिसका एग्जांपल होता है जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकन है ना, उसको हम लोग मेटलॉइड्स के रूप में जानते हैं। सिलिकन ऑफ कोर्स SI उसका सिंबल होता है, जर्मेनियम GE, है ना, इसको आप लोग समझते होंगे, जर्मेनियम, सिलिकन, ये सब जो है हमारे बोरोन सभी क्या है, मेटलॉइड्स के रूप में काम करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास मेटल्स का कंसेप्ट आता है कि यहाँ पर मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं ना। तो ये मेटल और नॉन मेटल और यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स का पार्ट हो गया वो मेटल्स हो गए हमारे, है ना, और नॉन मेटल्स हो गए। बाकी ये तो आयनिक कंपाउंड हो गए। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, है ना, कंपाउंड से मतलब क्या हुआ कि जब मेटल नॉन मेटल हमारे पास आयन के फॉर्म में कंबाइन होते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं ना। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर कंपाउंड्स की बात हो गई। बट बेसिकली एलिमेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो एलिमेंट्स हमारे दो पार्ट में ही डिवाइडेड हैं, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रूप में, है ना। और जो उस दोनों के प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना, वो हमारे क्या होते हैं कि उसको हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ मेटल्स के बारे में समझते हैं कि मेटल्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल। तो मेटल्स का यहाँ पर कंसेप्ट है कि दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, है ना, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स, है ना। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेटल का डेफिनेशन यही होगा कि जो एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स का दो पार्ट होता है, मेटल नॉन मेटल। तो जो एलिमेंट का वो पार्ट, है ना, जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करना, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, तो सर्टनली वो पॉजिटिव आयन बनेगा और वो हमारा मेटल पार्ट होगा। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, है ना, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो जैसे आयरन, कॉपर एट्सेट्रा। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो आयरन, कॉपर, Fe ले लो, Fe है हमारा, आयरन हो गए, कॉपर हो गए, जिंक हो गए, ये सब जो है मेटलिक पार्ट हमारा एट्सेट्रा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक ये टेबल लगा रखा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट भी करना, है ना। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर मेलेबल एंड डक्टाइल, है ना। दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में हमारे पास ये आ रहा है कि मेटल्स के बारे में क्या है, ऑल मेटल्स सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। अब क्या है, मरकरी हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास जो होते हैं, है ना, उन टेम्परेचर पे मेटल का एक ही पार्ट जो मरकरी होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव बन जाना, है ना, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हुए, है ना, इलेक्ट्रॉन को का लॉस करके पॉजिटिव बनना, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन होती है मेटल्स का। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे कि अगर सोडियम होता है हमारा, अगर सोडियम सपोज करो, ये सोडियम की बात हो रही है, अगर सोडियम को हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना, क्यों माना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि सोडियम जो है हमारा, तो ये सोडियम जो है Na+ बन जाती है ना, ये Na+ बन गया, ये Na+ का कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। और ये बन गया आपका एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, है ना। तो ये प्रोसेस होती है हमारे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन
है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन का वो पार्ट होता है, हाइड्रोजन हमारा मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सो हियर इज दिस इज ऑलरेडी नोन टू यू। ओके, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट इज एल्युमिनियम, है ना। ये एल्युमिनियम के बारे में अगर हमारे पास ये अगर मोस्ट एबंडेंट मेटल के बारे में अगर पूछा जाता है ना, तो जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर मेटल में जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के पास होती है, अर्थ क्रस्ट में होती है, तो वो हमारा एल्युमिनियम होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नॉन मेटल्स के बारे में कहा जाता है। तो नॉन मेटल जिस तरह मेटल को हमने क्लासीफाई किया उस तरह से नॉन मेटल को क्लासीफाई करोगे आप, है ना। दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो नॉन मेटल के बारे में जैसे मेटल हमने सीखा उस तरह नॉन मेटल के बारे में सीखेंगे। तो नॉन मेटल का क्या मतलब हुआ, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन से क्या कंसेप्ट है हमारा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन से क्या कंसेप्ट होगा, जैसे कि Cl है सपोज करो, है ना, क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन हमारा क्या बन जाता है, क्लोरीन को जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे, क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो हमने गेन कराया, है ना, तो ये हमारा बन गया Cl माइनस। ओके, ये हमारा क्या बन जाएगा, Cl माइनस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्लोराइड आयन बोलते हैं इसको ना, क्लोराइड, नेगेटिव क्लोराइड आयन हो गया ये, है ना। सो दीज आर द, तो क्लोरीन क्या हुआ, इसका मतलब क्लोरीन हमारा क्या हो गया, मेटल के रूप, नॉन मेटल के रूप में, सॉरी नॉन मेटल हो गए हमारे, ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो डिफरेंट जो भी नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन को ये करेंगे। ओके, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। अब मेलेबल और डक्टिलिटी का पार्ट हम लोग समझते हैं कि मेलेबल डक्टिलिटी क्या होती है ना, बट यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई कि कंडक्शन नॉन मेटल के सहारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली यही पॉइंट है कि मेलेबल और डक्टाइल। मेलेबल डक्टाइल से क्या मतलब होती है, मेलेबल से मतलब ये हुई कि अगर किसी मेटलिक पार्ट माने एलिमेंट, कोई एलिमेंट अगर मेटल का हो नॉन मेटल का हो, तो अगर कोई भी आप जिसको कि हैमरिंग करते हैं, पीट की बिट किया है ना, जब उस पर स्ट्राइक करते हैं तो उसकी लेंथ एंड विड्थ में अगर चेंजिंग होती है ना, इंक्रीज करता है, तो वो मेलेबल कहलाएंगे, है ना। और डक्टाइल से क्या मतलब होता है, डक्टाइल से ये मतलब होती है कि अगर उस पर वायर के रूप में उसको कन्वर्ट करना होगा, टेंसाइल फोर्स, टेंशन उस पर क्रिएट किया जाए, तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटती जाएगी और वो पूरा लंबाई की और लेंथ वाइज उसको इंक्रीज करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, डक्टाइल, है ना। तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है ना, जो मेटल के साथ होती है। उस तरह मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो मेटल के साथ होती है। और नॉन मेटल का ये केस है, तो नॉन मेटल नो तो डक्टाइल होगा, नो मेलेबल होगा। आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स, 10 आर सॉलिड्स, 1 ब्रोमीन इसमें लिक्विड के फॉर्म में आता है, और वेयर रिमेनिंग 11 जो है हमारे, रिमेनिंग 11 जो हैं वो हमारे गैसेस हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी समझाए कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहलाता है ये, है ना, कि इलेक्ट्रॉन को लेकर ये नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, एच इज ओनली नॉन मेटल विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन, है ना। ये नॉन मेटल के पार्ट में हमने हाइड्रोजन को देख लिया कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो कि मेटल में हमने नहीं देखा। यहाँ नॉन मेटल के रूप में हाइड्रोजन को यहाँ पर नॉन मेटल के रूप में हमने रखे हैं, इसलिए इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग दिखा रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होती है। ये हाइड्रोजन के केस में इस तरह से कहा जाता है, जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। दोनों की प्रॉपर्टी नहीं, बट नॉन मेटल के केस में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं हाइड्रोजन के केस में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जो डिफरेंस है हमारा, वो ये देख रहे हैं कि दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, है ना। अभी बताए मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबल एंड डक्टाइल, है ना। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कैन बी बीटन एंड ड्रॉन इनटू थिन शीट्स एंड वायर्स। सीधी सी बात है कि बीटन वाला पोर्शन जो होगा ये मेलेबिलिटी को सपोर्ट करता है ना। और वायर्स के रूप में जो डेवलप होगा, मैंने ड्रॉन मतलब लंबाई में ड्रॉन में अगर इनको पुल किया जाए तो वो वायर के रूप में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा डक्टिलिटी शो करता है ना। अच्छा, यहाँ पर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल केस में वो दोनों नहीं सपोर्ट होता है हमारा, है ना। दूसरा है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके निकलने के लिए सही रहता है, तो मेटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाले होते हैं, तो इसके कारण क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के सहारे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेती है, जो कि नॉन मेटल केस में नहीं होता है ना। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट एक्सेप्शन है हमारा इसमें, है ना, जो नॉन मेटल होते हुए भी हमारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर में आते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है हमारा, थर्ड में है दे आर लस्ट्रस
एंड कैन बी पॉलिश्ड, है ना, दे आर लस्ट्रस, कैन बी पॉलिश्ड, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लस्ट्रस होने के कारण देखो आपने ऑर्नामेंटल जो ऑब्जेक्ट हम लोग फॉर्म करते हैं, है ना, उसमें गोल्ड को लेते हैं, है ना, जो ड्यू टू दिट्स गोल्ड इज मेटल, है ना, एंड इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लस्ट्रस। लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है ना, चमकीला, शाइनिंग सरफेस होती है, चमकीला, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, है ना, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होता है। ओके, फोर्थ पार्ट जो है, दे आर हार्ड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। हाइड्रोजन पोटेशियम हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, बट दे आर सॉफ्ट। ओके, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। अब ग्रेफाइट नॉन मेटल जो है सभी सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन डायमंड के बारे में आप समझोगे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है हमारा, है ना, जो नॉन मेटल हमारा होता है। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पर आ रहा है फिफ्थ पॉइंट में, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, है ना। तो अभी हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम अगर हमें क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट भी होते हैं। सो उसके कारण उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है ना। अदर मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, है ना। नॉन मेटल में क्या होता है, कंपेरेटिवली जो है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। बट एक्सेप्ट डायमंड जो कि हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, तो डायमंड की बहुत ज़्यादा होती है। दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब दे आर नॉन सोनरस। सोनरस का मतलब क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर उस पर हम लोग बीटिंग प्रोसेस करते हैं, बीट होती है, अगर मेटल को बीट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दे आर नॉट, दे आर सोनरस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रखा है ना। दे कैन बी, जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, है ना। दे हैव लो डेंसिटीज़, है ना। दे आर लाइट सब्सटेंसेस, है ना। लो डेंसिटी होती है, लाइट सब्सटेंस। डेंसिटी लो होने का मतलब क्या हुआ, है ना, जो पैकिंग होती है उसकी, है ना, उसमें मटेरियल कम होता है, तो वो ऑलरेडी वो अगर डेंसिटी कम हुआ तो लाइट सब्सटेंसेस हो गया। मटेरियल पार्ट जो होगा मैटर को ज़्यादा कंटेन नहीं करता है। सो दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, है ना। नॉन मेटल्स के पास में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर सल्फर को देखोगे तो सल्फर येलो होता है हमारा, फास्फोरस वाइट और रेड पार्ट में आती है, और ग्रेफाइट जो है ब्लैक होता है। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये, है ना। और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है, वो क्या बनाता है हमारा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, है ना। अब यहाँ पर है कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, है ना। तो एयर का मोस्टली पार्ट जो है हमारा वो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, है ना, टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर एक ब्लैक ऑक्साइड होती है, जो कॉपर टू ऑक्साइड हमारा होता है, वो ब्लैक फॉर्मेशन, ब्लैक ऑक्साइड कलर उसका ब्लैक होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम फॉर्म्स, एल्युमिनियम की जो बात होगी तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड से मतलब समझ में आ रही है, क्या मतलब हुआ एल्युमिनियम ऑक्साइड से, Al2O3। अब यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा आपको डिटर्मिन करने की, मेमोराइज करने की ज़रूरत है कि 4Al और 3O2 ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारा, है ना। जो केमिकल इक्वेशन हमने इक्वेशन और रिएक्शन वाले चैप्टर में आपको समझाया था कि बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं, है ना। तो इक्वेशन यहाँ पर हमारा बैलेंस्ड हो रखा है ना। तो नॉन मेटल की ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर क्या बनता है, वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्या मतलब होती है भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्या मतलब हुआ, ऐसा ऑक्साइड्स जो है ना, तो दोनों तरह का बिहेवियर रखा हो, एसिडिक बिहेवियर भी हो और बेसिक बिहेवियर्स भी हो। मेटल ऑक्साइड दैट सो, है ना, बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, है ना, दे आर नोन एज, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये लाल कलर का है, उसमें नहीं दिख रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर, है ना, विथ एसिड्स एंड बेसिस। जब भी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड बेस दोनों तरह से बिहेवियर रखता है, तो वो क्या करेगा, जब एसिडिक बिहेवियर होगा तो बेस से रिएक्ट कर लेगा, और जब बेसिक बिहेवियर रखेगा तो एसिड से रिएक्ट कर लेगा, है ना। इन बोथ द केसेस क्या होगा, एसिड बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन में क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ, उसमें वाटर फॉर्मेशन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेगा, तो अगर यहाँ पर हमने एसिड लिया है तो Al2A3 यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पर हमने NaOH में बेस, NaOH जो है बेस हमारा बेसिक नेचर में होता है, इसमें भी Al2O3 लिए, तो क्या होगा कि जिसमें एसिड लिया हमने उसमें Al2O3 क्या कैसा रोल प्ले करेगा, एसिडिक बिहेवियर रखेगा, है ना। और जिसमें हमने बेस लिया यहाँ पर उसमें ये एसिडिक बिहेवियर करेगा। बट एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो वो हमारा क्या होगा, एक
एसिड बेस का कम्बिनेशन होने से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना। और ये हमारा AlCl3 बनता है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले को भी मेमोराइज करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब मेटल्स विथ वाटर से जब रिएक्ट होती है ना, तो वाटर से रिएक्ट होने में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है हमारा और ऑक्सीजन फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है जब मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं। ओके, सिमिलर वे में मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया और मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर से रिएक्ट करेगा, तो फाइनली जो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को मिला के अगर हम एक तरह से देखें तो यहाँ पर दोनों को समेशन करते हुए तो हम देखें फाइनली मेटल एंड वाटर मेनली जो है हमारा यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड को लास्ट फाइनली फॉर्म करेगा। ओके, मेटल्स लाइक यहाँ पर लिखा हुआ, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ओके, तब ये रिएक्शन का प्रोसेस है, रिएक्शन कितने स्पीड से होती है हमारा, है ना। तो उसमें जो है हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं, हमारे अल्कली मेटल्स का मतलब सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन जो होती है ना, ये रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, है ना। और कोल्ड वाटर से भी ये रिएक्ट कर लेता है ना, दिस इज द डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी, है ना। रिएक्टिविटी से मतलब होती है कि कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर लेता है, अदरवाइज अगर रिएक्टिविटी कम होगी तो फिर हॉट वाटर लेना पड़ेगा, हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं होता है बहुत एलिमेंट, है ना, मेटल का। तो यहाँ पर मेटल्स जो है हमारा वो क्या होगा, सोडियम पोटासियम, इस तरह से सोडियम पोटासियम अगर लेते हैं तो वायलेंटली कोल्ड वाटर से लेते हैं और इतना वायलेंटली होता है एंड एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि हीट एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है कि द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, आग तक लग जाती है ना। सोडियम पोटासियम की यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास है, 2 सोडियम 2 पोटेशियम हाइड्रोजन वाटर 2 पोटेशियम प्लस 2 H2O, लिक्विड स्टेट में वाटर होता है हमारा, और KOH फॉर्म किया और ये H2 निकला और हीट एनर्जी को लिबरेट किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, हीट एनर्जी लिबरेट हो गई हमारी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, है ना। और वाटर से रिएक्ट करना, है ना, कैल्शियम का जो रिएक्शन वाटर से होती है वो उतना वायलेंट नहीं होती है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट टू फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, है ना, हाइड्रोजन से आग लगने की कैपेबल नहीं रखता है जो कैल्शियम हमारा होता है, ये हमारा लेस वायलेंट रिएक्शन होती है। ओके, यहाँ पर है हमारा एल्युमिनियम आयरन डो नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एज देयर ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल, है ना, दे डो नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर बट विथ स्टीम, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वही हो गया जो अभी हमने बताया कि रिएक्टिविटी के बारे में बता रहे थे, है ना। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो इजीली क्या करेगा, उसमें रिएक्ट कर जाएगा, है ना। और जो कम रिएक्टिव होगी, रिएक्टिविटी में कम होगी, वो इजीली उसमें रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम सोडियम पोटेशियम के रिस्पेक्ट में देखें, तो क्या होगा, हमारा एल्युमिनियम और आयरन ये सब जो हैं हमारे क्या होते हैं, वो उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं ना, इसलिए वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल, है ना, दे डू नॉट रिएक्ट। इवन हॉट वाटर में भी नहीं करता है ना, बट विथ स्टीम। जब स्टीम का मतलब क्या हुआ, स्टीम और हॉट वाटर का मतलब समझ में आ रही है ना। हॉट वाटर और स्टीम में डिफरेंट है। हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ, पानी गर्म हो रही है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे टच करने वाला है, लेकिन स्टीम क्या होगा, एवब बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का स्टेट होता है वो हमारा स्टीम के फॉर्मेशन को जनरेट करता है, स्टीम फॉर्म करता है वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझने की ज़रूरत है ना। और आगे हम लोग यहाँ देखें कि रिएक्शन जो है 2 एल्युमिनियम हो गया, 3 H2O से रिएक्ट किया और एल्युमिनियम Al2O3 बनाया हमारा और H2O रिलीज़ किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। CBSE 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE 2010 में पूछा है ना। 2010 में ये कंसेप्ट मैं बता दूं आपको कि 2010 का ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि मेटल आपके पास दे रखा है, सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम, है ना। सोडियम जैसे कि यहाँ पर दे रखा था, सोडियम हमने इस सिंबल आपको देने की कोशिश किया, वहाँ पर वर्ड में है हमारा सोडियम कैल्शियम, सोडियम हो गया, यहाँ कैल्शियम हो रहा है ना, मैग्नीशियम है और कॉपर है ना, ये है दे रखा है। तो इसमें कहा जाए कि which reacts, यहाँ का रहा है अमॉन्ग्स द मेटल, जो भी इसमें जो चारों दे रखा है ना, द अमॉन्ग्स मतलब चारों में से कौन सा, है ना, वाटर से रिएक्ट करेगा ऑन बॉइलिंग ओनली, है ना, ओनली बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा, है ना। अनदर which डज नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, है ना। तो स्टीम में कौन रिएक्ट नहीं करेगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना, वो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, है ना, जिसकी रिएक्टिविटी इसमें कम होगी, वो इस विहन स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, जब ओनली हॉट वाटर से होगा, है ना, बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करने की बात होगी, तो मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग, है ना, बॉइलिंग वाटर, मैग्नीशियम वहाँ पर रिएक्ट करता है यहाँ पर। तो इसमें मैग्नीशियम हमारा बॉइलिंग वाटर में, ओनली बॉइलिंग वाटर में रिएक्ट करता है। तो ये आंसर उसका होगा जो 2010 का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग, ठीक है। और कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ, कॉपर जो है हॉट वाटर में भी स्टीम के रूप में भी रिएक्ट नहीं करेगा। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को फोकस करने की ज़रूरत है ना। जो अगले वीडियो में हम इस तरह का वीडियो भी वाईक्यू पे बेस्ड वीडियो भी डालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो तब तक यहाँ इतना नॉलेज से आप चलें, आगे बढ़ें, हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, है ना। एसिड से रिएक्शन क्या होती है मेटल की, है ना। तो जब भी मेटल का रिएक्शन होगा एसिड से, तो वो क्या होगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स और साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि डाइल्यूट एसिड से जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको थोड़ा फोकस कर लें हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर इरेजर ले लो आप, है ना। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, है ना, व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक, इट इज़ बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो होता है हमारा, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर, है ना, एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू, जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा ना, तो अपने को रिड्यूस ही होना पड़ता है ना। जो ऑक्सीडाइज करोगे किसी को कोई, तो वो अपने आप को खुद को रिड्यूस्ड होना पड़ेगा, है ना। तो H2 को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है ना। यहाँ डाइल्यूट एसिड रहता है ना, इसलिए ये बात होती है। जब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, तो वहाँ पर वो रिएक्शन को फर्दर H2 को भी ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, है ना। तो ये बात होती है, एंड गेट रिड्यूस टू फॉर्म नाइट्रस, और इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज Mn और Mg रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस, है ना। वहाँ पर फर्दर हमारा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है मैग्नीशियम और मैग्नीज के गैस के कारण। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ मेटल्स डाइल्यूट एसिड से साल्ट और हाइड्रोजन बना देता है, हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि जो हाइड्रोजन के ऊपर, जैसे कि मेटल नॉन मेटल का पोजीशन होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जब होती है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स होते हैं हमारे, है ना, जो मोस्टली मेटल ही होते हैं, है ना, तो वो मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि हाइड्रोजन को लिबरेट करना, है ना। और रिएक्टिविटी में जो उससे नीचे आएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन को लिबरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज की बात होती है, वहाँ पर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक मिक्सचर होती है जो 9 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और ये मोस्टली केसेस में हमारे जो मतलब हार्ड एलिमेंट होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं ना, है ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए, मैंने मेल्ट कराने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं कि एक्वारेजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स, बट एलोन दे कैनॉट डू द सेम, है ना। ये एलोन का मतलब क्या हुआ, एलोन का मतलब क्या हो रहा है कि जो अलग अलग नाइट्रिक एसिड है हमारा और 3 पार्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अलग अलग नहीं कर सकता है वो काम, लेकिन साथ मिलकर जो एक्वारेजिया फॉर्म करता है, ये एक्वारेजिया का जो मिक्सचर बना है ना 9 पार्ट एंड 3 पार्ट में, वो ये काम को बखूबी कर लेता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन, है ना। अब साल्ट सॉल्यूशन में मेटल का रिएक्शन क्या होगा, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, है ना। और वो एग्जांपल ये दे रहा है कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, अगर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है हमारा, किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था कि दोनों टेस्ट ट्यूब दे दिया गया था, केमिकल रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पर, है ना। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पर आयरन डाला गया है, आयरन एल के रूप में डाला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका कलर जो है सो कॉपर वायर इस तरह का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, और कॉपर पर ये कॉपर का कलर आ गया, है ना, कॉपर वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया आयरन एल हमारा। तो यहाँ पर इस तरह के फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि मेटल क्या होगा, रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी हो गया, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, है ना, मेटल बी। यहाँ पर कौन सा, ये रिएक्शन का क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है, जो रिएक्टिव ज़्यादा मेटल ए जो है हमारा आयरन जो है यहाँ पर ये मेटल ए कौन सा है यहाँ पर,
यहाँ पर मेटल ए हमारा क्या है ना, यहाँ पर मेटल ए क्या है, मेटल ए हमारा आयरन होगा, है ना, चूंकि आयरन या आयरन यहाँ पर डाला है हमने। और सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, और ये बन गया क्या हमारा FeSO4 बनेगा यहाँ पर, और कॉपर यहाँ पर लिबरेट हो गया। तो कॉपर यहाँ पर फ्री होकर के वहाँ आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है, और सॉल्यूशन किसका बन जाता है हमारा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही केस यहाँ पर दिखाया गया है। ओके अब यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जिंक से रिएक्शन होती है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जैसे पीछे हमने देखा कि आयरन को डाला थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, अब यहाँ पर जिंक को डाला गया, है ना। जिंक क्या होता है, चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल होता है, ये एक रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं हम लोग, है ना, कि चेंज इन कलर के एग्जाम्पल में ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन होती है हमारे, और ये जिंक सल्फेट जो है सो कलरलेस वाइट सॉल्यूशन बनता है हमारा यहाँ पर। बट यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। कॉपर CuSO4 Zn होती है, तो देखो Zn ने यहाँ क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से Cu को हटा दिया, है ना, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Zn का पोजीशन जो होगा हमारा, अगर Zn की पोजीशन देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Zn हमारा ऊपर होगा, कॉपर जो है सो हमारा नीचे होता है, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऊपर वाले जो होते हैं वो नीचे वाले को क्या करता है, लिबरेट कर देता है, नीचे वाले को हटा देता है सॉल्यूशन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। ओके तो नेक्स्ट में है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में। अब रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल, है ना, वर्टिकल में हमारा रिएक्टिविटी सीरीज बनती है, हमारे वर्टिकल कॉलम में बनता है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर के हैं, है ना, जो यहाँ पर मेनली हम लोग हाइड्रोजन को बेस लाइन मानते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बेस होता है, इससे ऊपर जो भी होते हैं हमारे, है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा होते हैं। और जिस तरह से नीचे की ओर फॉर्मेशन, नीचे की ओर जो हम बढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है ना। और इसी के बेस पे अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मेटल्स जो हैं क्या क्यों हाइड्रोजन लिबरेट करता है, क्योंकि मेटल का पोजीशन मोस्टली हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, और जिनका ऊपर पोजीशन होता है वो हाइड्रोजन को लिबरेट करता है डाइल्यूट एसिड से। तो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव इज प्लेस्ड एट द टॉप, ओके, लिस्ट रिएक्टिव इज प्लेस्ड एट द बॉटम। तो ये हमारा इस तरह से याद रखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर इसका जो कुछ स्लोगन होते हैं इसमें, इसको भी याद रखना, केदारनाथ का माली आलू जरा भी कैसे पकाना, इस तरह से का कुछ है हमारा, है ना, उसको याद करना इस रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, नॉन मेटल में आ जाते हैं। ये नॉन मेटल की बात हो रही है हमारी। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू H+ आयन ऑफ एसिड्स to reduce them to hydrogen gas, therefore non metal do not react with water, steam or dilute acids। ओके तो यहाँ पर नॉन मेटल जो है हमारा, नॉन मेटल ऑलरेडी हमारा वाटर के साथ रिएक्ट विथ वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड, इस तरह से उसका रिएक्शन नॉन मेटल से नहीं होती। जब मेटल का रिएक्ट होता है, मेटल्स ये सभी चीज़ों से रिएक्ट करता है, लेकिन नॉन मेटल उसके लिए कैपेबल नहीं होता है। विथ O2 C+O2 CO2, यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है हमारा, है ना, C+O2 मिलकर क्या बनाया, CO2 फॉर्म करता है। अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड के बारे में एक बात हो रही है कि आयनिक कंपाउंड कब बनता है। तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है हमारा, जो आयंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं हमारे, वो किससे बनते हैं, हमारे आयन से बनते हैं, है ना। ये आयंस की जब बात होती है तब हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो मेटल और नॉन मेटल की बात होती है, तो मेटल्स और नॉन मेटल आयंस क्यों फॉर्म करते हैं, आयंस इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि उसका ऑक्टेट जब फॉर्मेशन होता है, जब मेटल्स और नॉन मेटल का हम आयन फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर ऑक्टेट बनता है, ऑक्टेट ओबे हो जाता है। तो ऑक्टेट बनने से क्या होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। ऑक्टेट बनने से क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबल आने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, और उससे स्टेबल होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कौन सा होता है कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आयनिक कंपाउंड कब फॉर्म करता है, जब हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स आयंस के रूप में फॉर्म होते हैं, आयंस बनते हैं। आयंस बनने के पीछे क्या वजह होती है, आयंस बनने से क्या होता है, उसका ऑक्टेट ऑब्टेन हो जाता है, ऑक्टेट ऑब्टेन होता है। और ऑक्टेट जब ऑब्टेन हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबल होने के कारण, है ना, स्टेबल होने के कारण क्या होती है, वो कंपाउंड हमारा स्टेबल हो जाता है। तो फॉर्म व्हेन ए मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, है ना, बेसिकली इंपॉर्टेंट। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, which is gained by non-metal, and in such manner the at octet of both is completely filled। octet पूरा हो जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। सो आयनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू कोवलेंट कंपाउंड, है ना। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आप देखो टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो गया, है ना, एटॉमिक नंबर हो गया, है ना, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स। अब सेल्स का आयोजन कैसे होता है, सेल्स में क्या होती है, पहले बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है हमारा वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है हमारा, और ना उसके बाद जो ऑर्बिट होते हैं हमारे, इस ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरह से के सेल, एल सेल, एम सेल है ना। जो सबसे पहला सेल होता है उसको के सेल बोलते हैं, फिर एल सेल होता है, फिर एम सेल होता है, एन सेल होता है, इस तरह से हम लोग के एल एम एन, इस तरह से के एल, यहाँ पर एम एन, इस तरह से स्टेब्लिश करते हैं। तो इसका एक जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का इसमें है ना, उस इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करने की क्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होता है वो बेस्ड होता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे वो बेस्ड होता है हमारा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जिस जो भी ऑर्बिट होते हैं इसको सेल्स नाम देते हैं ना, के एल एम एन के नाम रूप में हम लोग इसको सेल्स के रूप में जानते हैं। तो इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस सभी का स्ट्रक्चर हमने थोड़ा थोड़ा डाला है ना। जो नोबल गैस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नोबल गैस ऑलरेडी हमारे क्या होते हैं, नोबल गैस जो होते हैं हमारे उसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ना, हीलियम का यहाँ पर 2 नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सभी होते हैं नोबल गैसेस में। मेटल्स के कुछ पार्ट को हमने रखा है। मेटल्स में क्या होते हैं हमारे, अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे चार्ट से, तो जो नोबल गैस होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, यहाँ पर देखो 2 8 8 ये हमारा इनर्ट हो जाते हैं, ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। लेकिन जब मेटल केस में देखोगे तो 2 8 1 2 8 1 है ना, 2 8 2 2 8 3 है ना, यहाँ पर 2 8 8 1 2 8 8 2 है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कर देगा ना अपना, तो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, 2 और 8 वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 2 और 8 वाला स्ट्रक्चर बच जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो 2 और 8 वाला स्ट्रक्चर बनेगा इसका, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है ना। 1 से अनस्टेबल था वो, और आयन बनने के बाद स्टेबिलिटी आ गई उसको, ये पॉइंट याद रखना है। नॉन मेटल केस में देखो, नॉन मेटल केस में नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता। नॉन मेटल क्या हुआ, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना काफ़ी डिफिकल्ट है ना। इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से ऐड कर लेगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले लेगा ना, तो यहाँ पर 2 और 8 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव आयन फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रॉन का लेना चूँकि निगेटिव आयन को फॉर्मेशन देना होता है, निगेटिव आयन फॉर्म करेगा, निगेटिव आयन फॉर्म कर जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग थोड़ा रिजल्ट ले लें एक, है ना, यहाँ पर निगेटिव आयन फॉर्म करेगा। ओके, तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर, जो आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं ना, तो दोनों मेटल और नॉन मेटल अपने आप में क्या करता है, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर 2 6 है ऑक्सीजन के केस में देखो, है ना, फ्लोरीन केस में 2 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 7 है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो सभी में क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें गेन करने की कैपेसिटी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, +3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, +3 इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं से गेन कर लेंगे ना वो, तो हमारे पास क्या आएंगे, आयन बन जाएगी। यहाँ इस पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, इस तरह से। तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स हैं हमारे, है ना, जो मेटल्स होंगे हमारे, मेटल्स क्या करेंगे, मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, सपोज करो NaCl बनाना है हमको, Na प्लस में बनेगा हमारा, और Cl जो है सो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन Na ने लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन का Cl गेन हुआ, तो NaCl फॉर्मेशन हो गया। ये NaCl बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ना, और ये कॉमन साल्ट के नाम रूप में हम जानते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला होता है, केमिकल नेम, है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, है ना। फर्स्ट थिंग है, यहाँ पर देखो हमने अभी बताया पीछे, तो ये सोडियम का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम कैटायन फॉर्म किया। यहाँ पर क्लोरीन जो है सो क्लोराइड आयन फॉर्म किया, ये एनायन कहते हैं इसको कैटायन बोलते हैं हम लोग, सोडियम कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है ना हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन बोलते हैं, और निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और ये भी कंसेप्ट है कि जब जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वहाँ पर, तो उसमें पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट होता है, तो पॉजिटिव प्लेट एनायन का, एनोड का काम करता है, निगेटिव प्लेट कैथोड का काम करता है। तो निगेटिव प्लेट पे कौन जाता है, जो पॉजिटिव आयन लेके रहता है सॉल्यूशन से, ये निगेटिव आयन जाते हैं, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, इसलिए इसको कैटायन नाम देता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन कहाँ पर जाता है, कैथोड पे जाता है ना, इसलिए इसको कैथोड कैटायन बोलते हैं। अच्छा, निगेटिव आयन जो है सो एनोड पे जाता है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइंट होता है हमारा सेल से, है ना, तो वहाँ पर ये जाती है, तो इसलिए इसको हम लोग एनोड पर जाने के कारण इसका नाम, इस आयन का नाम क्या पड़ा, एनायन पर गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड बना दिया गया कि किस तरह से होता है। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना, 2 8 1 होता है हमारा, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना, 2 8 7 17 होती है ये, 2 8 एंड 7,
तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 8 का स्ट्रक्चर प्राप्त कर गया। ये क्या चाहेगा, है ना, कि 7 में एक इलेक्ट्रॉन अगर वो मिल जाएगा तो 2 8 8 का स्ट्रक्चर होगा, है ना। और लास्ट सेल अगर ऑक्टेट, ड्यूएट या ऑक्टेट बनाता है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, है ना, कि अगर बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है तो लास्ट सेल अगर चाहे तो हाइड्रोजन केस में, वो हाइड्रोजन हीलियम के केस में होती है। हीलियम जो है हमारा इनर्ट गैस होती है और उसके लास्ट या फर्स्ट जो भी को वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। तो इसके कारण जो है ड्यूएट या ऑक्टेट को स्टेबल का नाम दिया गया। तो ड्यूएट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है हमारा, है ना, ऑक्टेट को पूरा करते हुए। नेक्स्ट में है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। इस तरह से मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम 12 में होता है एटॉमिक नंबर इसका। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है, इस तरह से याद रखना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, 12 होता है। तो 282 का स्ट्रक्चर होता है। ये एक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो 28 का स्ट्रक्चर ऑक्टेट फॉर्म कर लिया। यहाँ पर फिर क्लोरीन के साथ वही बात हो गई, क्लोरीन के साथ फिर वही बात होगी, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, 288 का स्ट्रक्चर ले लिया, ये क्लोराइड आयन बन गया, एनायन बन गया, ये एनायन बन गया। अब हमारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सो मैग्नीशियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस क्लोरीन को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पर मिल गया दोनों को, और यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कर गया हमारा। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी अभी जैसे NaCl के कंसेप्ट बता रहे थे, तो NaCl जो है हमारा, NaCl का प्रॉपर्टी जो है वो एक स्पेशल आयनिक कंपाउंड हुआ, और वो क्या होता है हमारा, एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होती है। क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो आयंस होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में हमारे क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता हुआ, है ना, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता हुआ अपने प्लेस को लोकेट करता है ना, उसको हम लोग लेटिस के रूप में जानते हैं, है ना, लेटिस फॉर्म करता है ना, इस तरह से। तो वहाँ पर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, लेटिस फॉर्म करता है। तो इसलिए जब रेगुलर पैटर्न में उसका अरेंजमेंट होता है आयंस का, है ना, एक आयन यहाँ होगा, एक आयन यहाँ होगा, आयंस कॉर्नर पे होंगे, है ना, और फिर क्या होंगे, सेंटर पे होंगे, इस तरह अरेंजमेंट होती है हमारे, तो उसको हम लोग क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, एक एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है, एक क्रिस्टलिन होती है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारे क्रिस्टलिन कहलाते हैं, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर रखता है, जिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस जो होता है एक ऑर्डर में होता है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात कि ये इन नेचर होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक जगह पे सभी का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोलम्बियन फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स का रूप एक तरह समझें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं, है ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग होती है। सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, है ना। वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है हमारा, है ना, और केरोसिन ये सब जो आती है हमारी, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये हमारे सॉल्युबल नहीं होते हैं ना, ये इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो वो फिर सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में ही ये होते हैं, है ना, और इंसॉल्युबल अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में गया तो इंसॉल्युबल हो जाएगा, वो सॉल्युबिलिटी होती है। बट यहाँ पर आपको याद रखना है सिर्फ आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना, और इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। सीधी सी बात है कि अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आप बनाते हो, है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है वहाँ पर। बट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड जब इससे नमक देखते हो कॉमन साल्ट होती है हमारी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो नहीं करा सकते हैं, है ना। एंड मोल्टन स्टेट बट डो नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, डो नॉट कंडक्ट इन द सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्शन नहीं होता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, दिस इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और हाई तो होगा ही बिल्कुल, जब ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट करना, बॉयल करना, है ना। वो कब होती है, जब उसके बीच में बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, बॉन्ड ब्रेकअप होता है ना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, सो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। यहाँ पर फिर हम लोग लास्ट में एक ये दे रखे हैं कि आप इस बॉक्स के सहारे इस चीज़ को समझो कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फिर लाइक बटन को भी दबाना मत भूलना। और इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए भी लाइक बटन की ज़रूरत होती है। तो आप अगले वीडियो के वेट में होंगे, वो भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, है ना। और फिर PYQ का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना, सो दैट कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। बोर्ड के परफेक्ट से हम लोग इसको सोच रहे हैं कि जो वन शॉट वीडियो है हमारा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।